बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा था। हमने कहा था कि अपने पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, इस तरीके से हमने ऑर्बिटल्स बनाए थे। फिर हमने कहा था कि अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमने बनाया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाय 2। लेकिन अगर हम हर एक चीज के लिए डायग्राम बनाने लगे तो मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें काफी टाइम लगेगा। तो उसके लिए अपने पास एक छोटा सा रास्ता है। वो छोटा सा रास्ता क्या है, तुम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। ये लिखवाया था या नहीं मैंने लास्ट क्लास? लिखवाया था ये साक्षी सर वो कर्मवीर? 1.5 वाला है ना, बढ़ता है फिर कम होता है। सर हाँ हाँ वही वाला। हाँ ये तो कर लिया था। कर लिया था? साक्षी तुमने किया था ये? नहीं सर, मैंने तो सिर्फ टेबल बनाई थी लास्ट। अब टेबल बनाया था ना कि अगर देखो हमने कहा था कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक तरीका होता है। पहले तुम टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो। अगर इलेक्ट्रॉन ही जीरो है तो बॉन्ड ऑर्डर तो जीरो ही रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन 1 हो जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाएगा। 2 हो जाएंगे तो 1 हो जाएगा। 1 तक बढ़ता है, फिर 1 के बाद फिर से कम होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से 1 से 0.5 हो जाएगा। 4 वाले के लिए क्या हो जाएगा? 0। बेसिकली 0 से स्टार्ट हुआ, 1 तक गया, फिर 1 से कम हो गया। एक एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं। एंड उसके बाद फिर से जैसे इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे, फिर से ये 0.5 करके बढ़ने लगेगा, 1 तक जाएगा। 1 पे आते ही ये फिर से कम होने लगेगा। 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इट विल बी 0। 8 के बाद जैसे ही 9th इलेक्ट्रॉन आएगा फिर से बढ़ने लगेगा। 9th इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0.5। अगर 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आता है तो इट विल बी 1। 11 के लिए 1.5, 12 के लिए 2, अभी 3 तक बढ़ेगा। 0.5 करके बढ़ता जाएगा जब तक ये 3 वाली वैल्यू अचीव ना कर ले। 3 के बाद ये फिर से कम होने लगेगा। 3 तक ही बढ़ता है, 3 के बाद फिर से कम होने लगता है। तो 15 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इट विल बी 2। 17 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 1। 19 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए फिर से 0.5 एंड 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इट विल बी 0। यहां तक कोई डाउट? ये टेबल लिखा हुआ है सबने? यस सर। है ना? तो हमने इसका कुछ एप्लीकेशन किया था। जैसे मान लो अगर मुझे N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। तो इसमें 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है तो 2 into 7 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए एटॉमिक नंबर चाहिए होता है। तो 14 इलेक्ट्रॉन एंड 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर याद रखो कितना होता है 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3। अगर कोई मेरे से पूछता कि भाई मुझे तो O2 चार्ज -2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो अपने पास 2 ऑक्सीजन है एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स मुझे ऐड करने होंगे -2 के कारण। जितने ऑक्सीजन में होते हैं उतने तो है ही है, -2 के कारण 2 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने होंगे। एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स है +2, तो ओवरऑल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 18 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? क्लियर ये सब साक्षी? Yes, sir. इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट क्लास मैंने यहीं पे खत्म कर दिया था शायद टॉपिक, क्वेश्चंस नहीं किए थे। इसके ऊपर कुछ PYQs कर लेते हैं फिर आगे करेंगे।
इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे? सर 18 इलेक्ट्रॉन तो मतलब नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन होगी ना? नोबल गैस तो एटम होता है ना, हाँ ठीक ये है तो ठीक है। मॉलिक्यूल है। यस सर समझ गए। The spin only magnetic moment of B2 charge plus 2, ये वाला क्वेश्चन एक मैं कराता हूँ। Is this much बोहर मैग्नेट्रॉन, तुम्हें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है नियरेस्ट इंटीजर। अच्छा चलो देखो, अब हमने क्या कहा था कि भाई अगर B2 plus 2 बनाना है तो एक तो बोरॉन लेना पड़ेगा और एक बोरॉन लेना पड़ेगा विद अ पॉजिटिव चार्ज, तब जाके मैं कह सकता हूँ कि मुझे B2 चार्ज प्लस 2 मिल जाए, B2 चार्ज प्लस 1 मिल जाएगा। अगर हम नॉर्मल बोरॉन की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p1, एंड अगर हम B+1 की बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2। यहां तक कोई दिक्कत? तो एक है अपने पास, देखो 1s ऑर्बिटल, सबसे पहले हम 1s ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। डायग्राम थोड़ा सा याद करें। अब हमें ज्यादा फेयर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है उस हिसाब से चलते हैं। ये 1s है, ये 1s है। मान लो मैं इस साइड पे कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ बोरॉन की, एंड दूसरी साइड पे मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ B+ की, तो नीचे कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी B2+। बोरॉन के 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4। सेम ही आएगा इसका 2s ऑर्बिटल भी, इसके ऊपर 2s आएगा। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं साइड में शो कर देता हूँ। 1s के बाद 2s आएगा, एंड दोनों के ही 2s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब 2p ऑर्बिटल आएगा, जब हम 2p ऑर्बिटल की बात करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2p, एंड बोरॉन है, बोरॉन है तो हमें पाई वाला सिस्टम नीचे रखना होगा और सिग्मा वाला ऊपर रखना होगा। और फिर हमने कहा था कि ऊपर आता है पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2p एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही कुछ डायग्राम बनता था, याद है या नहीं? यस सर। अब 2p में फर्क है, बोरॉन का जो 2p ऑर्बिटल है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इसको कहूं ये मेरा बोरॉन है, ये मेरा B+ है, और दोनों को मिला के B2+ बन रहा है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन क्या B+ में 2p में कोई इलेक्ट्रॉन है? नहीं, 2p तो खाली पड़ा है, तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो दोनों को मिला के अपने पास एक इलेक्ट्रॉन आया, और वो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ डाल दिया। हमसे तो मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता था? √n+2। याद आया या नहीं? यस सर। और n था यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अपने पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 1, तो अपने पास n की वैल्यू 1 आ रही है। तो जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अपना मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा √3 बोहर मैग्नेट्रॉन। √3 की वैल्यू होती है 1.732, और हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 173 इंटू 10⁻², 173.2। अब देखो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा था? 10⁻², सर 10⁻² आएगा। -2। तो हमने इसको क्वेश्चन में जैसे दिया था उस फॉर्म में अरेंज कर लिया। तो अपना नियरेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 173। ये हमारा आंसर बना। क्लियर या नहीं? सर जहां भी हमें मॉलिक्यूल के बारे में आ गया मतलब वहां पे MOT का ही कंसेप्ट लगेगा ना? तो यहाँ पे देखो अपने पास कुछ नंबर था और साथ में 10⁻² लिखा था, तो मैंने अपने आंसर को भी इसी फॉर्म में अरेंज कर लिया।
एंड फिर मैंने अपना नियरेस्ट इंटीजर बता दिया कि 173 आएगा। साक्षी कोई दिक्कत? नो सर। तरणवीर बोलो। सर आवाज आ रही? इस क्वेश्चन को। हाँ भाई बताओ। मैं वही पूछा था मैं कि जहाँ पे भी हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाएगा मतलब वहां पे MOTU लगेगी ना वहाँ? नोट करें, फिर आगे कराता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। करो नोट, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूँ। आज कुछ क्वेश्चन भी करने हैं पहले, फिर एक छोटा सा टॉपिक बचा है इसका CBSE के अकॉर्डिंग, वो करके खत्म करेंगे। और फिर कल एक एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे बैक बॉन्डिंग वगैरह की। सर कल सेम टाइम होगा? टाइमिंग तो हम चेंज कर सकते हैं कल का। तुम बताओ कितने बजे फ्री हो, उस हिसाब से लगा सकते हो। मेरी एक क्लास है 12, 2 बजे तक मैं फ्री नहीं हूँ, 2 बजे के बाद मैं फ्री हूँ। 2 बजे के बाद कभी भी लगा सकते हो। तो तुम लोग मुझे बता दो उस हिसाब से, तो हम उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेंगे टाइमिंग। एक्चुअली ना मेरी मैथ्स की क्लास है 1:30 से 4:30, उसके बाद ही रखना। अरे साक्षी तुम्हारी क्लासेस, तुम क्या चाहते हो साक्षी, कब लगानी है क्लास? सर कल तो बस फिजिक्स की है, बस रात को नहीं लगानी, उससे पहले चलेगी। अच्छा, इससे पहले। ओके। फिर मैं एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ टाइमिंग्स का क्या है। फिर इसी क्लास कितने बजे है? सर 2:30 तक है। 2:30 तक है। तुम्हारी मैथ्स की क्लास कितने बजे तक है रणवीर? सर 4:30। 4:30 या 4? 4:30। 5 बजे लगा ले साक्षी, 5 से 7, या लेट हो जाएगा? तो मैं आपको 10-15 मिनट बाद बताऊंगी। एक्चुअली मुझे ना कहीं जाना था, तो मैं मम्मा से कंफर्म करके बताऊंगी। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे कि मैं ऐसे क्लास कर लो, आप कराने हैं, ऐसे कोई चक्कर नहीं। सर क्या कह रहे हैं? अरे सर बड़ी मुश्किल से तो एक एक्स्ट्रा क्लास लगी है मैथ्स की। मेरी बात हुई है अभी भी सर से, तुम्हारे मैथ्स वाले सर से। क्या कह रहे थे? मैं बाबा जी को यही कहता कि मगर कोई जड़ी बूटी दे दो जिससे बच्चे पढ़ने लग जाएं। वो तो डोज तो डेली देते हैं। अकॉर्डिंग टू द MOT, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, देखो अब देखो इसमें ना करने बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि देखो O2 चार्ज -2 है। O2 चार्ज -2 कब बनेगा? अगर मैं एक ऑक्सीजन लूं और एक O-2 लूं, या फिर दोनों में O-1 O-1 कर सकते हो, तब जाके अपने को क्या मिलेगा? O2 चार्ज -2 मिलेगा। इन दोनों ही कॉम्बिनेशन से अपने को क्या मिल जाएगा? O2 चार्ज -2। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती। हमें पता है कि दोनों में 1s और 2s ऑर्बिटल्स तो कंप्लीटली फिल होंगे। मान लो मैं इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चलता हूं कि मैं दोनों O-1 ले रहा हूं, तो अगर मैं O-1 की बात करता हूं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p5 होगी या नहीं? एंड दूसरा भी मेरा O-1 तो है। तो जो चीज कॉमन होती है ना उसे भूल जाया करो। मतलब कहने का क्या है कि 1s और 1s दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पूरा भर ही जाएगा, तो इसको चेक करने का अपने को कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अनपेड इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं
कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो ये पूरा भर जाएगा तो पेयरिंग हो जाएगी। सिमिलरली 2s भी कंप्लीटली फिल हो जाता है क्योंकि हम p तक आ चुके हैं, p तक आ गए हैं तो 1s 2s तो कंप्लीटली भर गया होगा, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। या फिर रफली डायग्राम बना लिया करो कि सबसे पहले 1s आता है, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s आता है, फिर सिग्मा 2s आता है, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s आता है, फिर सिग्मा 2pz आता है, पाई 2px पाई 2py, पाई एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही डायग्राम होता है, रफ सा डायग्राम बनाने। ठीक है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर? 18 इलेक्ट्रॉन्स। उन 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? कुछ भी नहीं, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 0। कितना आसान क्वेश्चन है देखो। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? सर एक बार ये समझ आया? डायग्राम बता। डायग्राम बिल्कुल। देखो डायग्राम अगर हम देखें, हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं। डायग्राम दोबारा ही बनाता हूं। हमें रफ सा डायग्राम बनाना है ना ऑब्जेक्टिव में। तो 1s के कॉम्बिनेशन से क्या मिलता है साक्षी? एक सिग्मा 1s और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। तो हम नाम नहीं लिख रहे हैं, बस हम डायरेक्टली डायग्राम बना रहे हैं। सिमिलरली 2s के कॉम्बिनेशन से अपने को क्या मिलेगा? एक सिग्मा 2s मिलेगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s मिलेगा। क्लियर या नहीं? यस सर। एंड 2p ओवरलैप से अपने को क्या मिलता है? सबसे पहले सिग्मा वाला आएगा क्योंकि ऑक्सीजन वाला केस है, फिर पाई वाले दो ऑर्बिटल्स आएंगे, फिर ऊपर जाके पाई एंटी बॉन्डिंग आएगा दोनों के दोनों, एंड उससे भी ऊपर आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब मैंने क्या किया, मैंने टोटल इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली काउंट कर लिए। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं इसके अंदर? 18। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 18, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है और +2 करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ -2। 18 इलेक्ट्रॉन्स में डायरेक्टली फिल कर देता हूं यहीं से। कैसे फिल करेंगे? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां, आठवां, एंड 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15 16 17 18। क्लियर या नहीं? यस सर। नोट करो इसे। मतलब रफ सा डायग्राम बना लिया ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, क्योंकि अपने को प्रॉपर शो करने की तो जरूरत नहीं है। तरणवीर, कोई दिक्कत? नो सर। नोट करो, जब कर लोगे तो बताना, फिर आगे क्वेश्चन। सर डन। तरणवीर लिख लिया? यस सर। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। So 10. 10।
साक्षी आंसर आया सर कितना? सेम आ रहा है। अभी अभी इसका डायग्राम बनाया ही है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल। ये वाला बताएं। करो करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सर ये इन्होंने रेशियो दिया हुआ है। नहीं, रेशियो नहीं है बच्चे। डिफरेंस तुमसे पूछा है, द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ CO एंड NO प्लस इज x/2। x की वैल्यू बतानी है। 0। नहीं, चेक करो। साक्षी 0 चेक करना पड़ेगा बच्चे। देखो CO के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं। एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसके अंदर? 14। ठीक। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात करते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3। NO प्लस चेक कर लेते हैं। अगर NO प्लस की बात करें, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, -1 करना पड़ेगा +1 के कारण। नाइट्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ऑक्सीजन के अंदर 8। अगेन 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा, तो डिफरेंस इन बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 0। ठीक ठीक ठीक, 0 आएगा। कोई दिक्कत? तो दिक्कत क्लियर ये नहीं? फिर आगे करते हैं। अरे बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं मेंस में। मेंस एक तरह से बहुत आसान होता है, बस ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, क्योंकि +1 +2 जब इकट्ठा सिलेबस आता है तो पता नहीं चलता। सर 1.5 पैरामैग्नेटिक। 1.5 पैरामैग्नेटिक। साक्षी एक सेकंड कर रही हूँ। करो करो करो, आराम से करो। 2021 के सारे क्वेश्चन कर लेंगे आज, बाकी तो आसान है, हो जाएगा, तुम लोग कर लोगे। एक बार एक पार्ट क्या है?
तो मैं अगले क्वेश्चन पे चला गया था और स्क्रीन पॉज करके। ठीक, 1.5 एंड पैरामोनेटिक, यही आएगा आंसर, 1.5 एंड पैरामोनेटिक। डन। इस क्वेश्चन को बताएं। इवन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो एनसीईआरटी में 33, 34 कुछ ऐसा क्वेश्चन है। बी पार्ट, बी पार्ट, बी पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, सी पार्ट। ठीक है, क्योंकि देखो 14 इलेक्ट्रॉन के बाद तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर कम होता है ना, ऐसे याद रखो 14 इलेक्ट्रॉन के बाद बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ठीक है, उसके बाद तो बॉन्ड ऑर्डर ने कम होना है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, मतलब हमें कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 15, इसमें 17, या सी वाले में चेक कर देते हैं, 15, 16, 17, 18। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा, ईच बाय 1 यूनिट, 0.5 यूनिट। क्लियर रणवीर? यस सर। इसका आंसर सर डी पार्ट, डी पार्ट। सर ए पार्ट, सोच लो। ए। देखो O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, तो D goes to 2, साक्षी। और Ne2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, नोबल गैस है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जाना था 0, A goes to 3। क्लियर या नहीं? साक्षी? यस। इसका आंसर ये नोट करना है, जब पहले नोट तो करते चलो, जो नोट करना है 2 मिनट। ये नोट कर लिया था सबने, ये वाला करना है। सर अभी इसको सॉल्व भी कर रहे हैं, नोट बाद में कर लेंगे। साक्षी तुम नोट, साक्षी कर रही है, तुम मुझसे करना है। इसको सॉल्व करें। BE2 इनमें से कौन? BE2, ये तो अभी हमने क्लास में किया था, लास्ट क्लास जब हमने पहली बार एमओटी समझी थी, याद आया? क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता था। O2-2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आएगा। अब देखो He2 बनाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि हीलियम के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो He2 इज अ 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा। लेकिन कभी भी He2- का बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं आ सकता, वो तो 5 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम बन गया ना, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0.5। अगर चाहे पॉइंट्स में आ रहा है लेकिन बॉन्ड ऑर्डर आ तो रहा है, मतलब वो एग्जिस्ट करेगा। सेम इज द केस विद He2+, चाहे बॉन्ड ऑर्डर पॉइंट्स में आए लेकिन एग्जिस्टेंस तो आएगी ही आएगी। क्लियर? तो बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि हीलियम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा He2, तो यहीं कहीं से ए या डी में से, बी या डी में से आंसर मार देंगे, लेकिन आंसर है सी। सर ये He2 पॉजिटिव का भी, He2 पॉजिटिव का भी यही होएगा ना, 0.5? अभी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 ही रहे। ठीक, नोट करो इसे, फिर अगले वाले पे चलते हैं। तो जैसे जैसे हम चैप्टर कर रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन आसान लगते हैं, लेकिन जब इकट्ठे आता है ना सारा, यही तो दिक्कत है।
जब तुम मेंस में बैठोगे, अभी तुम्हें टॉपिक आसान लग रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हो तो आसान लग रहे हैं। जब तुम मेंस में बैठोगे, एक तो +1 +2 दोनों का सिलेबस, ऊपर से पीसीएम तीनों का सिलेबस, इतने सारे फॉर्मूलाज, इतना सारा बर्डन, वो दिक्कत आ जाती है। मतलब उसको हैंडल करना सीखना है। इसीलिए तो कहते हैं कि टेस्ट सीरीज रखो। तभी तो मैं तुम्हारी टेस्ट सीरीज रखूंगा दिसंबर में, ताकि तुम्हें वो बर्डन हैंडल करना आ जाए। यस सर। कर लिया नोट? करें अगला क्वेश्चन साक्षी? यस सर। इसका आंसर डी पार्ट। हाँ, डी पार्ट 4th। ठीक, बिल्कुल। तरणवीर, कोई दिक्कत? डी पार्ट आ गया है? सर NO2 पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता? तो मैं अपना अगला क्वेश्चन कॉपी करूंगा एक बार। बस। अब बताओ। NO पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव सॉरी। मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछिए, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5, एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर -1 मतलब 2 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका आ रहा है? डी का। नहीं? अच्छा हाँ ठीक है, उसमें तो 16 हो गया ना। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, यस सर। ये वाला क्वेश्चन का। सर 1 मिनट, वो पीछे दिखाना नोट। इसे ट्राई करें, बस 1-2 क्वेश्चन और, एंड फिर हम नया टॉपिक पे चलेंगे। सी पार्ट। सी पार्ट तो नहीं है बच्चे आंसर, शायद, बाकी देख लेते हैं, दोबारा ट्राई करो। सर C2 2 नेगेटिव। देखो, इसका बॉन्ड, इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेगा, एंड बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा। इसमें इट विल बी अ 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एंड बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, एंड 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगेन बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। तुमसे पूछा है शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, साक्षी यहां गलती हुई है। बॉन्ड लेंथ सबसे कम,
bond length is inversely proportional to bond order. bonds बढ़ेंगे तो attractive forces बढ़ेंगी, attractive forces बढ़ेंगी तो पास पास आएंगे, तो bond length कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा bonds थे A part आंसर है। क्लियर? सर पहले वो लेकिन करना पड़ेगा। वो तो अपने आप ही आ जाएगा ना, चेक करके देखोगे तो C2 चार्ज -2, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमेशा डायमैग्नेटिक होता है या नहीं? 14 और 16। देखो, अगर हम 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करते हैं तो पहले सिग्मा 1s आएगा, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s आएगा, फिर सिग्मा 2s आएगा, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s आएगा। क्योंकि ये कार्बन है तो पाई वाले बॉन्ड्स नीचे आएंगे, फिर सिग्मा वाला आएगा, फिर सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग आएगा और फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग आएगा। ऐसे कुछ डायग्राम आने वाला है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 तो हमेशा ही डायमैग्नेटिक रहता है। क्लियर? कोई डाउट? यस क्लियर है। 14 हमेशा डायमैग्नेटिक रहता है, चाहे वो ऑक्सीजन वाला हो चाहे कोई भी। ठीक है सर। सर 1 मिनट वो करना, जूम आउट। फोर्टीन हमेशा डायमैग्नेटिक रहता है, 16 हमेशा पैरामैग्नेटिक रहता है। 2-3 पॉइंट्स अगर वैसे टाइम बचाने के लिए लिखने या याद कर पाओगे तो कर सकते हो। 14, 18, 20, ठीक है, ये सब ऑलवेज डायमैग्नेटिक, चाहे कुछ भी हो। 14, 18, 20 ये हमेशा डायमैग्नेटिक होते हैं। एंड इसमें एक 16 है, याद रखें 16 ज्यादातर यूज होता है, वो हमेशा पैरामैग्नेटिक। बाकी सारे बीच के पैरामैग्नेटिक हैं, बेसिकली 15, 16, 19 ये सब पैरामैग्नेटिक। इनके बीच वाले जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है सर। 14, 18, 20 याद रखो क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं मेनली, तो टाइम बच जाता है। 14, 18, 20 आर ऑलवेज डायमैग्नेटिक। इनके बीच के नंबर 14 से लेकर 20 के बीच के नंबर अगर कोई भी आता है तो वो हमेशा ही पैरामैग्नेटिक रहता है। करें आगे? कर लिया नोट? यस सर। साक्षी नोट कर लिया? बताओ। लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर तो हम निकाल लेंगे, लेकिन मैग्नेटिक नेचर कैसे बताएंगे साइनाइड का? ए पार्ट कैसे? 14 इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पे वही काम आएगा तुम्हारे। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ऑलवेज डायमैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर तो हम अपने फॉर्मूला से निकाल ही लेंगे। हाँ, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालनी भी सीख लेते हैं, ठीक है? कभी कभार मेंस में या मेंस में नहीं पूछेंगे, एडवांस में पूछ सकते हैं। साइनाइड देखो, अब अगर हम इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तुम्हें एक ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना है जो होमोएटॉमिक हो, जो क्या हो? होमोएटॉमिक, मतलब सेम एटम से बना हो। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं ध्यान से देखो, उसमें सेम एटम्स होते हैं, ठीक है? सेम एटम्स मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जब भी हमने डायग्राम्स बनाए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले, उसके अंदर हमने O2, N2, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें यूज की हैं सेम एटम्स वाली। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंट एटम्स। तो डिफरेंट एटम्स वाला अगर सिस्टम आ जाए तो तुम उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हेटेरोएटॉमिक। हेटेरोएटॉमिक मतलब जिसमें डिफरेंट एटम्स। इन हेटेरोएटॉमिक सब्सटेंस
प्रोवाइडेड। जो तुम्हें क्वेश्चन में हेटेरोएटॉमिक सब्सटेंस दिया है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करें। फाइंड अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल having same number of electrons. Try to find the neutral one. Try to find neutral one. If not possible, find charge. Find charge. कहने का मतलब क्या है कि पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो इन अ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल सब्सटेंस। फाइंड अ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड जब ये रूल लगाओगे तो कोशिश करो कि जो तुम मॉलिक्यूल ढूंढोगे वो न्यूट्रल हो। अगर न्यूट्रल नहीं हो सकता है तब जाके चार्जेस देने हैं। जैसे 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मुझे पता है मेरा किसका होता है, N2 का। इसकी कॉन्फ़िगरेशन वही होगी जो N2 की होती है। N2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। फिर पाई वाला नीचे आता था, पाई 2px2, पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz। क्लियर या नहीं? कॉन्फ़िगरेशन लिखनी क्यों जरूरी है? क्योंकि तुमसे होमो पूछ सकता है इसका। तो इसका होमो क्या बनेगा? सिग्मा 2pz। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? ये क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है कभी कि होमो बताओ एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल का, लेकिन आ सकता है। तो ये तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया गया है कि एक हेटेरोएटॉमिक स्पीशी का तुमसे होमो पूछा जाए, मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूछा जाए। लेकिन काफी चांसेस हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो जाए। नोट करो इसे। सिंपल सा कंसेप्ट है, दोबारा से समझ लो। तुम्हें एक हेटेरोएटॉमिक सब्सटेंस को देगा एंड तुम्हें उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। फिर तुम्हें एक ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना है जो होमोएटॉमिक हो, मतलब सेम एटम से बना हो एंड उसके अंदर भी सेम इलेक्ट्रॉन्स हो एंड दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए। साइनाइड के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने देखा कि अपने N2 के अंदर भी 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो साइनाइड की कॉन्फ़िगरेशन वही होगी जो N2 की होती है। क्लियर या नहीं? सर अगर चार्ज वाला आ जाए तो उसकी भी वही होती है सेम? हाँ, जैसे अभी तुम्हें सेम नहीं, हाँ हमें चार्ज वाले की निकालनी आती है। जैसे अगर मैं तुमसे CO की पूछ लेता, CO की कॉन्फ़िगरेशन बताओगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सर भी तो वही एक 14 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन वाली सिस्टम होगी। ही है। इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन N2 वाली ही रहेगी। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि भाई इसके अंदर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया तो सिग्मा पहले आएगा पाई बाद में आएगा। नहीं, तुमने इसी रूल को फॉलो करना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, फिर एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ढूंढो जिसके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स हो एंड दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाए। क्योंकि मेनली बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई इसके अंदर आया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जब जब आता है सिग्मा नीचे चला जाता है और पाई ऊपर चला जाता है, तो वो होमो बनाएंगे पाई को। नहीं, होमो बनेगा सिग्मा ही, मतलब सिग्मा ही बाद में फिल होगा, पाई पहले फिल होगा। क्लियर या नहीं? साक्षी कुछ समझ आया या ऊपर से निकल गया? ऊपर वाला तो आया। देखो, इसका कहने का मतलब क्या था मेरा कि अब CO है, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, अगर हमने कहा था कि ऑक्सीजन नहीं है, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन है,
तो हम कहते थे कि पहले पाई वाले ऑर्बिटल्स आएंगे फिर सिग्मा वाला आएगा, ठीक है। तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे ऊपर वाले मॉलिक्यूल की, साइनाइड की कॉन्फ़िगरेशन लिखते लिखते हमें पता चला कि पहले पाई वाले ऑर्बिटल्स फिल हो रहे हैं, फिर ये फिल हो रहा है, सिग्मा 2pz एंड में फिल हुआ, तो मैंने इसको नाम दे दिया होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब CO की बारी आती है तो बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि ऑक्सीजन आ गया तो सिग्मा 2pz नीचे आएगा और पाई ऊपर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिजेंबल करती है किससे? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन से रिजेंबल करती है तो पहले पाई आएगा फिर सिग्मा आएगा, तो मतलब इसका भी होमो यही रहने वाला है। आया समझ या नहीं? सर मतलब हमें डिफरेंट एटम्स के केस में ऐसे चेक करना होगा। हाँ, अगर डिफरेंट एटम्स दिया है, अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछा है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, लेकिन अगर कभी वो होमो पूछ ले या ऐसा कुछ पूछ ले जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत पड़े, इस क्वेश्चन में खैर जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें पता है 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज ऑलवेज डायमैग्नेटिक, तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया। लेकिन कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पे तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत पड़ सकती है एक हेटेरोएटॉमिक स्पीशी। तो अगर तुम्हें कभी भी एक हेटेरोएटॉमिक स्पीशी की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ी तो तुम उसकी डायरेक्टली कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता पाओगे। जैसे अब इस केस में CO कार्बन वाला यूज करें या ऑक्सीजन वाला यूज करें। कार्बन वाला देखेंगे तो पहले पाई आना चाहिए फिर सिग्मा आना चाहिए। अगर ऑक्सीजन के हिसाब से देखें तो पहले सिग्मा आना चाहिए फिर पाई आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमने बस क्या करना है उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके हमें उसको एक होमो एटॉमिक स्पीशी में कन्वर्ट कर देना है और कोशिश करनी है कि चार्जेस कम से कम आए। जैसे यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन मुझे पता है N2 का होगा तो बिना चार्ज के मेरा काम बन गया। तो N2 की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वही कॉन्फ़िगरेशन CO की होगी। N2 की तो पाई वाली होती है, ये वाली, मतलब ये सही है और ये। आया समझ या नहीं? यस सर। ठीक, ये मेंस में भी बहुत रेयर चांसेस हैं। हाँ, मेंस में इतना मुश्किल नहीं है तो डाल सकते हैं, अभी तक नहीं डाला है लेकिन डाल सकते हैं, तो उसे नोट कर लो एक बार चीजों को। आज चैप्टर खत्म कर देते हैं, बस अब थोड़ा सा टॉपिक रहता है वो खत्म करते हैं करके। सर इसके बाद कौन से चैप्टर आ रहे हैं? अभी कल भी क्लास लगेगी। हाँ मतलब मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, तो मुझे लगा एक बार करा देना चाहिए, थोड़ा अलग सा है। तो ये देखो कि एमओटी की इंपॉर्टेंस क्या है। 2021 में क्वेश्चन आए, 2020 में क्वेश्चन आए, 2019 में क्वेश्चन आए, कोई भी ऐसा ईयर नहीं गया है जहां पे एमओटी से क्वेश्चन ना आया। आसान है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम्हें खुद पहचानना होगा, क्वेश्चन में कभी नहीं लिखा होगा कि एमओटी से आंसर बताओ, तुम्हें खुद देखना होगा कि भाई उसने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो कहीं ना कहीं एमओटी लगानी पड़ेगी। करो इसे ट्राई, सर फिर मुझे आंसर। सी, ओके। साक्षी, बच्चे तुम्हारा नहीं आंसर। मतलब C2 कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन
क्वेश्चन का मतलब समझ आया ना साक्षी? यस सर। चलो देखो, ये कह रहा है कि कौन सा स्पीशी ऐसा है जो अनायन बनने पे स्टेबलाइज होगा। तो अगर मेरा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो मैं बॉन्ड ऑर्डर्स निकाल लेता हूं। C2 अपना 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंड 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। तो जैसे ही ये C2 चार्ज -2 में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। NO में it will be 7 plus 8 15 हो गया 2.5, ये 2 हो जाएगा, ये 1 होता है, ये 0.5 हो जाएगा, O2 2 होता है, ये 1.5 हो जाएगा। तो बाकी सब में बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, सिर्फ ए ऑप्शन था जहां पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि अपनी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो आंसर इज ए। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई भी डाउट? क्लियर सर। साक्षी क्लियर? यस सर। ठीक, नोट कर लो इसे, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या किया, हमने किया कि भाई अपने पास मतलब हमने मॉलिक्यूल्स बनाए बेसिकली, देखा जाए चाहे हमने आयनिक बॉन्ड से बनाया हो, चाहे हमने उसे कोवलेंट बॉन्ड से बनाया हो, हमने अभी तक बनाए मॉलिक्यूल्स। एंड मॉलिक्यूल्स के बीच में जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो एटम्स के बीच कैसी फोर्सेस है वो हमने देखा, कोवलेंट, आयनिक। लेकिन वो जो बॉन्ड्स थे वो क्या थे? वो दो बॉन्ड्स थे दो एटम्स के बीच। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी काम किया है, चाहे वो आयनिक है चाहे वो कोवलेंट है, वो है एक तरह से बॉन्डिंग का, कि भाई दो एटम्स के बीच किस तरीके के बॉन्ड्स बन रहे हैं, उनके बीच कैसी फोर्सेस आ रही हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाम से लग रहा है कि ये बॉन्ड है भी ये बॉन्ड एक तरह का। ये बॉन्ड क्या है? ये एक ऐसा बॉन्ड है जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस रिप्रेजेंट करता है। अब मॉलिक्यूल बन चुका है, मॉलिक्यूल ऑलरेडी बन चुका है, उनके बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स है, उस अट्रैक्टिव फोर्स में से एक टाइप की फोर्स होती है हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज अ टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इट इज अ टाइप ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये क्या है? एक तरह का इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब ये कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है, नॉट अ ट्रू बॉन्ड, ये एक्चुअली कोई बॉन्ड नहीं है। मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बन चुके हैं। बॉन्डिंग क्या है कि एटम्स के बीच का बॉन्ड, वो होता है असली बॉन्ड। अब क्या है कि मॉलिक्यूल ऑलरेडी बन चुका है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल उठाऊं तो मेरे पास HF मॉलिक्यूल बन चुका है। अगर मैं दो HF मॉलिक्यूल के बीच कोई फोर्सेस कंपेयर करना चाहूं तो उस फोर्सेस को मैं नाम दूंगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जब मैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस कंपेयर करता हूं तो उसको मैं क्या नाम देता हूं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसके बहुत टाइप्स होते हैं, एंड उन टाइप्स में से एक है हाइड्रोजन। क्लियर या नहीं? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या? कोई डाउट? सर एक बार ये दोबारा बताना। बिल्कुल। देखो साक्षी, अभी तक हम ना कंपाउंड्स बना रहे थे, अभी तक हम मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। हमने कहा कि भाई अगर अपने पास एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, उनके बीच कुछ फोर्सेस आई,
एंड वो सोडियम क्लोराइड बन गया, तो हमने इन फोर्सेस को क्या नाम दिया? आयनिक बॉन्ड्स। बेसिकली अभी तक हम मॉलिक्यूल बना रहे थे, फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, अपने पास एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, दोनों को मैंने जोड़ दिया और CO2 बना दिया। जब CO2 बना तो मैंने देखा कि भाई कार्बन और ऑक्सीजन में कैसे बॉन्ड्स हैं? कोवलेंट बॉन्ड्स। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं जिनमें बॉन्डिंग ऑलरेडी हो रखी है। उन मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्सेस आएंगी। अब हम स्टडी कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग द फोर्सेस। वी आर स्टडिंग फोर्सेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं? फोर्सेस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, कि एक मॉलिक्यूल मेरा ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल मेरा ये रहा, इनके बीच कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है। इन मॉलिक्यूल्स के आपस में कुछ फोर्सेस आएंगी जिनको हमने नाम दिया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस, ठीक है। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें से एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड। आया कुछ समझ या नहीं? थोड़ा थोड़ा। तरणवीर, यस सर। साक्षी, नहीं आया बच्चे समझ? दोबारा समझो, देखो एक बार। अगर हम आयंस लेते हैं, आयंस लेके हमने क्या बनाया? एक आयनिक कंपाउंड। बेसिकली अभी तक हम मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, हम क्या चेक कर रहे थे? फोर्सेस बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अभी तक हम क्या कर रहे थे? फोर्सेस बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब अभी तक हम मॉलिक्यूल बना रहे थे। अब मॉलिक्यूल बन चुके हैं, उन मॉलिक्यूल्स की बीच की फोर्सेस हम कंपेयर करें। उन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो फोर्सेस है उसको हमने क्या नाम दिया है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नहीं समझ आया साक्षी? सर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस कब है? हाँ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस आई। बहुत सारे टाइप की फोर्सेस आती हैं, एंड ब्रॉडली क्लासिफाइंग उसको हमने एक नाम दिया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस। एंड उसका जो एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब अगले चैप्टर में हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस करेंगे, बहुत सारी 3-4 तरह की होती हैं, उसमें से एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर या नहीं? यस सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, की मॉलिक्यूल बन चुके थे, उन मॉलिक्यूल के बीच में कुछ फोर्सेस आई। कोई भी 2 मॉलिक्यूल ले सकते हो, वो सेम भी हो सकती हैं, वो 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है अपने को कि सेम ही मॉलिक्यूल्स लेने हैं। मैं चाहूं तो एक HF ले लूं और एक अमोनिया ले लूं। 2 मॉलिक्यूल्स मैं बना चुका हूं, इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स ऑलरेडी बन चुके हैं। अब मैं बॉन्ड्स नहीं बना रहा हूं, अब मैंने 2 मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बना लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई ये 2 मॉलिक्यूल्स बने, इनके बीच कुछ फोर्सेस आई, जिसको हमने नाम दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो सब अभी देखना है। अभी तो मैंने बस ये बताया कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ ट्रू बॉन्ड। क्यों? क्योंकि बॉन्ड तो क्या होता है? अगर हम केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन से देखें तो बॉन्ड क्या है? इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स which holds the atoms in a molecule together। तो मॉलिक्यूल तो बन ही चुका है, उसके अंदर एटम्स तो होल्डेड है पहले से ही। अब तो हम क्या चेक कर रहे हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, नॉट अ ट्रू केमिकल बॉन्ड। ये लाइन समझ आई या नहीं? केमिकल बॉन्ड क्या है? इसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, जो 2 एटम्स के बीच की फोर्सेस जो मॉलिक्यूल बनाने में हेल्प कर रही हैं। अब तो मॉलिक्यूल बन चुका है, हम तो मॉलिक्यूल के बीच की फोर्सेस चेक कर रहे हैं।
तो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस को हमने नया नाम दिया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये एक असली केमिकल बॉन्ड नहीं होता है, ये जस्ट एक फोर्स होती है। क्लियर साक्षी? यस तरणवीर कुछ समझ आया? यस सर। ठीक, तो अभी के लिए बस इतना लिखो, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नॉट अ ट्रू बॉन्ड। अगर कुछ नोट करना है इसमें तो करो, फिर मैं शुरू करता हूँ इस टॉपिक को कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनती है। जब नोट कर लोगे अपने लिए, साक्षी हेडिंग डालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है कब नहीं बनता। देखो, कंडीशन नंबर 1, in one of the molecules, any one of these atoms, any one of these atoms must be present। हम क्या कर रहे हैं, हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स होंगे अपने पास, दोनों में से किसी एक मॉलिक्यूल में, दोनों में से कोई भी एक मॉलिक्यूल हो, तुम्हारी मर्जी है तुमने किसको उठाना है। इनमें से कोई एक एटम होना चाहिए, किनमें से, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन की तरह याद रखो, FON, फोन। इनमें से कोई एक एटम होना चाहिए किसी एक मॉलिक्यूल में, पहली कंडीशन। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इन द सेकंड मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल तो हो गया, उसमें मैंने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। इन सेकंड मॉलिक्यूल, any one of these covalent bonds must be present। any one of these covalent bonds must be present। कौन कौन से में से, FH, देखो है तो वही, फोन तो अभी भी यूज होना है, लेकिन बस अब फोन के साथ मैंने हाइड्रोजन लगा, फोन के साथ मैंने क्या लगा दिया है, हाइड्रोजन। कहने का मतलब क्या है कि भाई अपने पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, तुम्हारी मर्जी है तुमने किसको नंबर 1 लेना है, किसको नंबर 2 लेना है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। जो नंबर 1 लोगे उसमें किसी, इनमें से कोई एक एटम होना चाहिए, जो नंबर 2 लोगे उसमें इनमें से कुछ एक होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं वाटर ले लेता हूं, मैं दो मॉलिक्यूल्स किसके ले लेता हूं, वाटर के। मैंने दो मॉलिक्यूल्स उठा लिए वाटर, मैंने इसको कहा कि भाई ये मेरा मॉलिक्यूल नंबर 1 है, ये मेरा मॉलिक्यूल नंबर 2 है। मेरी मर्जी है, जिस मर्जी को मॉलिक्यूल 1 बोल दिया, किसी को मॉलिक्यूल 2 बोल दिया। इसमें मुझे ऑक्सीजन मिल गया, मेरी पहले सेट ऑफ कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। एंड दूसरे में मुझे मिल गया OH, मेरा दूसरा भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। अब होता क्या है असली में, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। एंड इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हमने नाम दे दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी अट्रैक्टिव फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा डॉटेड लाइन से शो करना है, कभी भी सॉलिड लाइन से शो नहीं करना है। दोबारा से समझो, तुम्हारे पास कोई दो मॉलिक्यूल होंगे, किसी एक मॉलिक्यूल में फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कुछ एक चाहिए, दूसरे मॉलिक्यूल में FH, OH, NH, इनमें से कुछ एक चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि फ्लोरीन आया तो FH ही चाहिए, नहीं, फ्लोरीन आया तो OH भी चलेगा, NH भी चलेगा, कोई चक्कर नहीं।
कहने का मतलब क्या है कि भाई मान लो मैं तुमसे क्वेश्चन पुट करता कि क्या HF और वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो इसमें मैंने अगर देखा कि मुझे F मिल गया और मैंने इसमें देखा कि मुझे OH मिल गया, मेरी फर्स्ट सेट ऑफ कंडीशन में से भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड है, सेकंड सेट ऑफ कंडीशन में भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो फ्लोरीन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इनके बीच कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस जनरेट हो जाएंगी जिसको हमने क्या नाम देना है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर या नहीं? कोई दिक्कत साक्षी? नो सर। तुम उल्टा भी कर सकते थे। उल्टा कैसे? मतलब तुम चाहते तो वाटर को ऑक्सीजन नंबर 1 मॉलिक्यूल मान लेते, मैं चाहता तो मेरा वाटर को ऑक्सीजन नंबर मॉलिक्यूल नंबर 1 मान लेता हूँ और HF को मॉलिक्यूल नंबर 2 मान लेता हूँ। हमने तो बस कंडीशन सेटिस्फाई करनी है किसी भी तरीके से। तो अपने पास यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया और यहाँ पे मुझे HF मिल गया। ठीक, तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करने लगे एंड इस बॉन्ड को हमने नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। बनाओ इसे, लिखो कंडीशंस, फिर आगे करते हैं। सर ऐसे हो सकती है कि it is a type of attractive force present between two molecules in which one molecule has a partial one of the atoms of one molecule has partial negative and one has partial positive. अगर ये डेफिनेशन हम फ्रेम करते हैं तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या HCl और वाटर में HCl और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या? चलो पहले तुम लोग मुझे यही बताओ कि क्या HCl और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या? No sir. डेफिनेशन तो हम बाद में देखते हैं। क्या साक्षी HCl और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? देखो, अगर हम HCl की बात करें और वाटर की बात करें, अगर मैं इसको मॉलिक्यूल नंबर 1 मान लेता हूं तो ना यहाँ पे मेरे पास फ्लोरीन है, ना ऑक्सीजन है, ना नाइट्रोजन है, तो मेरी फर्स्ट सेट ऑफ कंडीशन में से कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको मॉलिक्यूल नंबर 1 ना मान के इसको मॉलिक्यूल नंबर 1 मान लेता हूं तो मेरे पास ऑक्सीजन तो है, तो पहला सेट तो सेटिस्फाइड है। फिर ये सेकंड मॉलिक्यूल बनेगा, इसमें ना HF है, ना OH है, ना NH है। तो मतलब किसी भी तरीके से ना इसको मॉलिक्यूल नंबर 1 मान के ना इसको मॉलिक्यूल नंबर 1 मान के मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। जबकि यहाँ पे चार्जेस तो आ रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन द पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आया समझ या नहीं? यस सर। आपकी स्क्रीन पॉज है वैसे? नहीं, कुछ अपने पास लिखा आपने? चार्जेस तो हाँ अब चला। अपने पास चार्जेस आ रहे हैं, चार्जेस आ रहे हैं तो मतलब हम ये फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बन रहा है क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि भी एक ऐसा स्पीशी जिसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी वो समझो। इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है it is an attractive force between highly electronegative element, highly electronegative एलिमेंट, और उसका स्पेसिफाई कर दो कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड with highly electronegative element, again mentioning fluorine, oxygen and nitrogen.
कि भी एक तरह की अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर या नहीं? कोई डाउट? तरणवीर, कोई दिक्कत? नो सर, क्लियर। नो, लिखो इसकी डेफिनेशन फिर आगे करें। ऊपर Cl वाला दिखाना। ठीक, क्या वाटर और अमोनिया के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? यस सर, होती है। सोच लो। देखो यहाँ पे मैं NH तो मान है। लेता हूँ कि मुझे N मिल गया, यहाँ पे मुझे OH मिल गया, तो तुम किसी भी तरीके से सोच सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अगेन पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक है मेरे पास HF के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हमें पता है, केस नंबर 1। केस नंबर 2 है मेरे पास एक ऐसा स्पीशीज जिसमें ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग हो रही है, एंड केस नंबर 3 है मेरे पास एक ऐसी चीज जिसमें नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग की जा रही है। किस केस में सबसे बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी? सर HF में। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा आएगा, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक? तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा लेकिन उतना नहीं आएगा जितना फ्लोरीन पे था, नाइट्रोजन पे और कम नेगेटिव चार्ज आएगा, तो अगर चार्जेस कम आएंगे तो उनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्लियर? यस सर। इसको ऐसे कैसे लिखूं कि 1 की सबसे ज्यादा 2 की फिर 3 की ना? हाँ, तो ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है तो पार्शियल चार्जेस जो आ रहे हैं वो कम हो रहे हैं, तो अगर पार्शियल चार्जेस कम हो रहे हैं तो हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो रही है, या हम कहें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जा रही है। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर सर। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो समझो। इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई H2O इज अ लिक्विड, H2O is a liquid at room temperature, whereas H2S is a gas. H2O is a liquid at room temperature and H2S is a gas. तो हम यहाँ पे क्या रीजनिंग देंगे कि भाई H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर हम दो वाटर मॉलिक्यूल्स लें, उन दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर हाई। अगर फोर्सेस ज्यादा हैं तो वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है।
वहीं पे अगर हम H2S की बात करें, अगर हम दो H2S मॉलिक्यूल्स उठा लेते हैं, इनके बीच कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी होंगी? वीक। एंड अगर फोर्सेस वीक होती हैं तब हम कहते हैं कि अपना जो सब्सटेंस है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैस। क्लियर या नहीं? वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो सॉलिड में क्यों नहीं है? इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, ये एक बॉन्ड नहीं है, ये तो एक जस्ट अट्रैक्टिव फोर्स है, और ये वीकेस्ट एक तरह से फोर्स है आफ्टर वैंडरवाल फोर्सेस। वैंडरवाल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन सेकंड वीकेस्ट कह सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। अगर इसमें फोर्सेस ज्यादा हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा क्यों है? फिर से रीजन सेम बनेगा कि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? ज्यादा है, तो इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहता है? हाई रहता है। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसी थी? वीक, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी काफी लो रहता है। क्लियर या नहीं? यस सर। सिमिलरली ये नोट करो पहले, कर लिया सर। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि NH3 PH3 किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? NH3 का। आंसर आएगा NH3। क्यों? क्योंकि NH3 के दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। तुम्हें वो डायग्राम शो करना पड़ता है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, वेयरएज PH3 में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो दो मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू PH3। क्लियर? यस सर। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं एक बार।